लेट प्रथम सेमेस्टर 2019 का चतुर्थ प्रश्न पत्र आप गणित विषय का देख रहे हैं। समय 1 घंटा मिलता है, पूर्णांक 25 नंबर का। निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए समय का ध्यान रखते हुए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 5 मिलते हैं। पहला है नंबर 1, निम्नलिखित में नौ का अपवर्त है। इसमें बा वाला आपका सही है। 4 ऑप्शन दिए जैसे आ, बा, सा और दा। इसमें नौ का अपवर्त का तात्पर्य है कि दी हुई संख्या का प्राकृतिक संख्याओं से गुणा किया जाए और फिर जो परिणाम प्राप्त हो वही उनका अपवर्त रहता है। जैसे 9 संख्या दी गई है, 9 का आप प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 से आप गुणा करेंगे तो जैसे 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यही वाला सही है। और सारे क्रम के अनुसार नहीं चल रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के, तो ये और नहीं सही है, यही आपका बा वाला सही है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याओं का तात्पर्य है ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या, ऐसी संख्याएं जिसका उसके स्वयं के अलावा किसी और से गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे देखिए आ में दिया है 33, 31 और 33 में 11 से 33 कट जाता है। बा में पुनः 33 दिया है तो 11 से 33 कट जाता है, 37 का कोई मान नहीं रहेगा। तो इसके बाद साथ होने की वजह से सा में 31 और 37 किसी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए ये सही है सा। और दा में आप देख सकते हैं 31 है और 39, 13 तियाँ 39, ये 39 भी इसी वजह से 31 का मान इसके साथ रहने की वजह से कोई नहीं जोड़ जाएगी। फिर उसके बाद यानी 2 का सा सही है। तीसरा 3 संख्या 1, 2, 3 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम परवर्तक मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। इसमें और कुछ नहीं करना, आपको दी हुई संख्या जो अनुपात में दी हुई है उसका इस 12 से या फिर दी हुई संख्या से गुणा कर देना चाहिए। 12 1 12, देखिए कहाँ दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों में से 12 बा में दिया गया, तो 12 1 12 और फिर 12 का किसे दिया 2 से, 12 दूनी 24, 24 इसी में 24 भी दिया और 12 तियाँ 36, तो यानी ये बा वाला आपका सही होगा और सब नहीं। तो यानी आ बा सा दा में आपका बा सही है। 12 1 24 36 यही इसका आंसर होगा। नंबर 4 देखिए किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80 बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तीस बच्चे में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो चलिए देखते हैं। 30 गुणे 80 बटे 100, तो ये पहले वाले जीरो से इसका जीरो कट जाएगा, दूसरे वाले जीरो से 30 का जीरो कट जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा आपका 3 गुणे 8 यानी 3 8 24 बच्चे। अब चलिए उसमें उत्तर में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 24 दिया है। 24 इसका आंसर सही होगा। देखिए इसमें आ बा सा और दा चारों ऑप्शन में 24 बच्चे की संख्या यहाँ पर दी है, यानी आ वाला सही है और ये सब आपके गलत हैं। और अगला पढ़ते हैं नंबर 5, 18% का भिन्न रूप होगा। 18% का भिन्न रूप होगा, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 5 था 18%। आप देखिए 18 गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर 18/100 कर दीजिए। फिर उसके बाद 2 से काटिए, 2 9 18 और 2 का पहाड़ा 50 बार पढ़ेंगे तो 100 कट जाए, तो इसके बाद 9 और 50 हमें प्राप्त होता है 9/50। अब हमें आंसर में जाकर देखना है कि 9/50 किस विकल्प में दिया है। नंबर 5 के चारों विकल्पों में से हमें 9/50 यहाँ पर मिलता है दा वाले में, ये आपका सही होगा। 18% का भिन्न रूप होगा 9/50। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 1-1 नंबर के मिलते हैं। और नंबर 6 देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो शब्दों के साथ लिखिए, ना कि सिर्फ केवल अंकों में लिखाइए कि 3 अंकों की सबसे प्राकृतिक संख्या 100 है तो सिर्फ 100 मत लिख कर आइए। लिखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 है। यानी फिर नंबर 7 देखिए 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप, व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर
आर बराबर 35/2, परिमाप बराबर 2πr, परिमाप का है सूत्र 2πr। अब इस पर हम सॉल्व करते हैं 35 का। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है हमें। तो 2πr बराबर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना था आपका, आर का मान 2 इंटू पाई इंटू आर का मान आपने कितना दिया था, देखिए 2 इंटू पाई इंटू और आर का मान आपने दिया था 35/2। आप यहाँ पे 35/2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से क्रॉस कर देंगे, 2 से कट गया। फिर उसके बाद बचा क्या आपका बचा पाई और फिर उसके बाद 35। तो यही आपका मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख दीजिए 35, ये आपका आंसर है। नंबर 8 देखिए, सातवां आपका 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, सॉल्व हो गया। नंबर 8 देखिए, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। इसमें कुछ और नहीं करना, आपको भाग दे देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलने के लिए आपको मैं साधारण और सरल तरीका बता रही हूँ। 7 का भाग आप 24 में दे दीजिए। देखिए आप टेबल पढ़िए 7 का कि 24 से ज़्यादा ना हो पाए, तो आप 3 बार पढ़ेंगे। तो लिखिए आप 21 यहाँ पर। अब आप 21 लिख दिए, 3 बार इसका टेबल पढ़ें। अब आप इसमें से घटा दीजिए, 4 में से 1 गया, 3 यहाँ पर आपको प्राप्त होता और ये 1 2 से कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, यहाँ आप 0 बढ़ा दीजिए। अब फिर 7 का टेबल पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना हो आप, तो आप कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। इसी प्रकार से आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और ये आपका उत्तर प्राप्त होगा। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो आप 7 और 24 का जब भाग देंगे तो आपको ये जो भागफल प्राप्त हुआ है यही इसका उत्तर है। देखिए 3.4285 24/7 को दशमलव में बदलने पर प्राप्त होता है। प्रश्न 8वां हमने सॉल्व कर लिया। अब 9वां देखते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? कि एक बार और पढ़ लीजिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका तल है, इसमें एक रेखा है, इसमें अनंत बिंदु हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनी है। और इससे मिलता जुलता भी प्रश्न आता है आपके परीक्षाओं में कि किसी तल पर स्थित 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती। तो आप क्या करेंगे, 2 बिंदु बना लेंगे और इसका आंसर लिखेंगे कि तल पर स्थित 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। और भी प्रश्न आते हैं कि जैसे कि किसी तल पर स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी तल पर स्थित एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन आप अभी इस प्रश्न को एक बार और सुन लीजिए। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? तो किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। ये नंबर आपका 9वां था। अब आप नंबर 10वां दें। प्रश्न नंबर 10वां। कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 और 5:8? इसको सॉल्व करने के लिए आप कॉमन मान लीजिए क्रॉस चलता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 2:3 और 5:8 को 2:3 और 5:8 को आप सबसे पहले बटे में लिख लीजिए। 2/3 5/8। अब इसमें देखिए हर इनका असामान्य है। सबसे पहले तो हम हर समान करते हैं, तो इनका लासा निकालेंगे। लासा आपको प्राप्त होगा 24। और या फिर आप लासा निकालने के साथ साथ आप क्रॉस कर सकते हैं। इसमें क्रॉस का सूत्र चलता है, क्रॉस का एक माध्यम चलता है। देखिए ऐसे, तो आप क्या करेंगे, 8 का इस देखिए इसके हर का दूसरे वाले के हर का पहले वाले के अंश से और पहले वाले के
दूसरे वाले के अंश का पहले वाले के हर से गुणा करेंगे। देखिए हमने इनका लासा निकाल लिया 24 और 24। अब हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16 और फिर 5 तिया 15 और फिर देख लीजिए 8 दूनी 16, 3 पचे 15। तो अब इनमें से आप बताइए कि कौन सा अनुपात बड़ा है। आपको ये वाला अनुपात बड़ा प्राप्त होता है, तो यानी 2/3 आपका बड़ा है। आप लिख सकते हैं, लिखिए, अतः 2:3 और 5:8 में से 2:3 का अनुपात बड़ा है। अब नंबर 11वां देखते हैं। चलिए, एक दुकानदार, प्रश्न नंबर 11 देख रहे थे हम लोग। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? कुल कितने प्रतिशत कप बिके? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। और प्रश्न में एक चीज़ याद रखिए कि दुकानदार के पास 60 कप थे और 40 कप बिके, और कुल कितने प्रतिशत कप बिके, यानी ये जो 40 कप बिके हैं इसी का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए उत्तर देखते हैं। बिक गए कपों की संख्या, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बिक गए कपों की संख्या बराबर बिके कपों की संख्या बटे कुल कप गुणे 100। बिके कपों की संख्या आपकी कितनी थी? 40 थी। कुल कप कितना आपका था? 60 था। आपने गुणे 100 लिखा, एग्जिट उतार दिया। अब देखिए 40 और 60 का एक एक शून्य आपने एक दूसरे से कट कर दिया, आपको 4 और 6 मिलता है। आपने यहाँ पे सेम ऐसे लिख दिया 4 और 6। 4 और 6 में ऐसे देखिए 4 6 यानी 4/6 आपको मिला गुणे 100। अब इनका इस तरीके से किस एक अंक से काटिए जिन दोनों एक ही अंक से दोनों कट जाए। जैसे 2 का टेबल आप पढ़े, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आपको 2 और 3 मिल गया इंटू 100। अब यहाँ पे आप 2/3 लिख दिए गुणे 100। अब इसका जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको 66.66% मिलेगा। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न चलिए देखते हैं। यहीं से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 12वां नंबर, 11वां आप सॉल्व कर लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला नंबर है 12 का। इसमें प्रश्न क्या दिया है? 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 प्लस 5 छोटा ब्रैकेट क्लोज मझला ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज का मान ज्ञात कीजिए। इसे देख के, सवाल को देख के आप लोगों को घबराना नहीं है। बीटीसी करने वाले आर्ट के भी स्टूडेंट होते हैं। इसे देख के आप घबराइए मत, इसमें कुछ खास नहीं करना, बस इसमें आपको अपना ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए पहले क्या होता है, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट कहाँ दिया? यहाँ 18 माइनस 5 जो लिखा है इसमें छोटे ब्रैकेट में लिखा है। आप सबसे पहले अपना छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करिए। यही क्रिया हम करते जाएंगे और हमें प्रश्न का उत्तर यानी मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न के अनुसार आपने 12वां उतार लिया। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5 ब्रैकेट सारे क्लोज हो गए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला सॉल्व करेंगे। तो 18 माइनस 5 दिया है, तो इसमें क्या 18 है आपके पास, 5 इसमें से माइनस कर दिए, आपको क्या प्राप्त हुआ वही आपको लिखना है। चलिए देखिए बराबर आप लगाए इक्वल टू 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस, अब ये 13 कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? आपका ये मझला ब्रैकेट और 16 था ही, माइनस का माइनस आ गया। अब आपने 18 में से जब 5 माइनस किया तो आपको 13 प्राप्त हुआ।
आपने 13 लिख दिया। अब ये छोटा ब्रैकेट आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ आप मझला ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट नहीं, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब इसी के साथ आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस इक्वल लिखिए, देखिए इक्वल लिखें। सेम आपने 18 माइनस उतार दिया। हमने जब छोटा सॉल्व किया उसके बाद मझला सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट का बड़ा और 14 का 14 प्लस का प्लस उतार दिया। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया 16 माइनस 13 यानी 16 है आपके पास, 13 आपने माइनस कर दिया तो आपको 3 मिला। अब यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया, बड़े ही ब्रैकेट बचे, मझला यहाँ से ख़त्म हुआ आपका, मझला ब्रैकेट हमने यहाँ नहीं लगाया। अब हमें इसे सॉल्व करना, चलिए इक्वल लिखिए यहाँ पे और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। बड़े ब्रैकेट में आपने क्या लिखा था 14 प्लस 13, तो 14 में आपने 13 जोड़ा तो आपका कितना प्राप्त हुआ, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत। चलिए देखते हैं, आपका हो गया 17। 18 माइनस 17, अब 18 है और 17 आपने घटा दिया तो 1 हुआ। यहीं से आपका जब आपने इसको हल करके 17 प्राप्त किया, यहीं से आपका ये भी ब्रैकेट ख़त्म हुआ यानी 1। इस प्रश्न को जिसको आप सोच रहे थे, घबराहट हो रही थी देख के इस शुरुआत में, तो आप इसको देखने के बाद समझ चुके हैं कि 1 माइनस प्राप्त हो और कैसे, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, इसी तरीके से सॉल्व किए, ब्रैकेट ख़त्म हुआ, मान आपका प्राप्त हो गया आपके चिन्ह के अनुसार। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए, बराह आपने सॉल्व किया। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। ये भी बहुत आसान है, इसे भी आप 5th और 6th क्लास 4th क्लास में भी आप सीखे होंगे, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। बहुत आसान है और इसे सिर्फ बनाना नहीं है, इसको कैसे आपको आपका जब प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आपको सिर्फ नहीं कि आपने 90 अंश का कोण बना दिए, इसका विवरण भी आपको, स्पष्टीकरण भी लिखना है कि हमने ऐसे ऐसे रेखा खींची, फिर हमारा कैसे 90 अंश का कोण बना। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी देखते हैं। देखिए मैंने आपको फिगर 90 अंश के कोण का कैसे बन रहा है ये समझा दिया है, ये बना के बता दिया। अब आपको मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उसे आप कॉपी और पेन के द्वारा अपनी थ्योरी लिख लीजिए, विवरण इसका कैसे बन रहा है इसे आप लिखते चलिए, जिससे आपको परीक्षा में पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं शुरुआत, फिर उसके बाद बीच में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे विवरण लिखना पड़ेगा, या फिर पहले विवरण लिखेंगे और फिर चित्र, या फिर पहले चित्र। ऐसे तो नहीं होता, पहले विवरण आप लिखोगे फिर उसके बाद चित्र आप बनाओगे। तो अच्छा होगा कि आप लोग पहले लिख लीजिए जैसे जैसे बताया जा रहा है। लिए आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम ए और बी एक रेखा खींचेंगे। सर्वप्रथम हम ए और बी एक सीधी रेखा खींचेंगे। ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी उचित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। यह चाप रेखा ए बी के बिंदु सी पर काटता है। जैसे ए और बिंदु है आपका, ये आप यही बिंदु है आपका, और उसके बाद यहाँ पे आप एक केंद्र मान लीजिए सी पर काटता, और इसे आप मान लीजिए, इसको सी नहीं एफ बना लीजिए, सॉरी। ए बी, देखिए ए बी को बिंदु मानकर सी पर काटता है। यहाँ पे हमने एक उचित प्रकार में दूरी ली और यहाँ पे आपका ये प्रकार की सहायता से केंद्र मानकर काटता है। अब बिंदु सी यानी फिर से यहीं पे प्रकार रखिए को केंद्र मानकर वही दूरी जो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली थी, वही दूरी लेकर, यहाँ से यहाँ तक वही दूरी लेकर पुनः एक चाप लगाएंगे जो पहले चाप के बिंदु डी पर काटता है। देखिए यहाँ पर काट रहा है। अब डी को केंद्र मानकर, यानी यहाँ पे प्रकार रखिए, डी को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर चाप ई पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहीं से आप प्रकार ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे काटेगा आपका।
अब क्रमशः आपको डी और ई केंद्र मानकर दो चाप लगाएं जो एक दूसरे को एफ, एक बार यहाँ से प्रकार आप टर्न करके ऐसे काटेंगे, यहाँ पे कटेगा, और एक बार ई पे रख कर प्रकार आप घुमाएंगे तो यहाँ का काटेगा। अब ये दोनों जब क्रॉस हो रहे हो तो इसे एफ कह दिया गया। इस केंद्र को आप एफ को ए से मिला दिया जाएगा, ए और एफ को आप मिला दीजिए। यही आपका कोण क्या हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। और आप इसे लिख सकते हैं कोण एफ ए बी बराबर 90 अंश कोण। आपका ये सवाल सॉल्व होता। अगला देखते हैं। अति लघु उत्तरीय का आपका ये प्रश्न नंबर 14 है। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। राम ने 300 रुपये में रेडियो खरीदा और वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। प्रश्न को दोबारा पढ़ दिए जिससे आपको समझने में और आसानी हो। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन में 300 का 20% निकालना है। निकाल लेते हैं। कितना होता है, 300 के 20% को जब हम 300 में जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ दाम पता चल जाएगा कि राम को कितने में बेचना होगा कि उसे 20% का लाभ होगा। सॉल्व करके समझते हैं। उत्तर आपका 14 है। रेडियो की कीमत आपकी कितनी थी, आप लिखेंगे रेडियो की कीमत हल में 300 रुपये। लाभ कितना है, 20% प्राप्त करना है, तो फिर आगे लिखेंगे लाभ बराबर 300 गुणे 20/100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा सदैव याद रखना चाहिए कि 100 से ही होगा, तो 300 गुणे 20/100। आगे फिर बराबर लिखिए। उसके बाद लाभ बराबर के पहले लाभ 300 गुणे 20/100 में क्या था, ये शून्य आपका इससे शून्य कट गया। अब बचा 20, इसका शून्य देखिए काट के, 100 से एक का शून्य कट गया। अब 3 1 3 आपका 3 बचा। 3 गुणे और ये आपका 20 यहाँ पे, तो 3 गुणे 20 आप 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, यानी आपका 60 प्राप्त होता है। अब देखिए आपको बेचने की कीमत का पता लगाना था, आप लिख दीजिए बेचने की कीमत, यही आपको पता करना था। बराबर आपकी बेचने की कीमत क्या थी, पहले 300 रुपये थी, तो आप यहाँ पे 300 लिखिए, 300 लिख दिए। अब यही 60 आप यहाँ पे उतार दीजिए, 60 हो गया। अब यानी आपको ये जब जोड़ेंगे आप 360 रुपये होंगे। आप 360 रुपये में, यानी राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो आपको बेचने की कीमत पता थी, 300 में प्लस 60 कर दिया गया। 300 में ख़रीदा था, उसमें 20% आप लाभ चाहिए था उसे, और उसने जब इस सवाल हल किया फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि 60 रुपये इसमें आप ऐड करेंगे, आपका मान 360 प्राप्त होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राम का सवाल आपने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल नंबर 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 60 और 109 को भाग देने पे शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। चलिए एक बार प्रश्न में क्या था, 49, 59 और 109। तो यानी आप क्या करेंगे, आप पहले एक बात याद रखिए कि इस प्रकार के प्रश्न को हमने मासा में सॉल्व किया है। उसमें भी ऐसे 2 या 3 संख्याएं दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका मान बताइए, फिर इसका क्या उत्तर आएगा। तो आप पहले तो समझ लीजिए ये मासा के सवाल हैं, इसी पद्धति से चल रहे हैं। बस इसमें उसने एक अपर उठकर प्रश्न पूछा है कि 1, 3 और 5 रहे। जैसे अंक को आपके दे दिया और अनुपात दे दिया। अब इन अनुपातों से ही आप अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर उत्तर है आपका 15 का। 49 का 1 दिया था तो हमने 1 के साथ इसका माइनस किया 48 हो गया। फिर 59 दिया था माइनस हमने 3 किया तो 56 हो गया। और 109 दिया था 109 यानी माइनस किया हमने 5 से, 1 3 5 ही अनुपात दिया था, 5 से किया तो ये आ गया 104। क्रमशः दिया था इसलिए हमने जैसे जैसे क्रम इसके थे उसी तरीके से हमने इसके क्रम ऐड करते हुए 100। अब जो हमें ये तीनों अंक प्राप्त हो रहे हैं ये भाज्य संख्याएं हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हमारा 48 प्राप्त था तो हम जब मासा निकालेंगे इसका तो हम इस तरीके से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी लासा आपका एलसीएम जो होगा आप जब ऐसे देंगे तो आपका एलसीएम निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर उसके बाद आप 56 का निकालिए। निकालना ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं पर्सनली आपको निकाल कर 56 का या अदर का मैं देती रहूँगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले आप इसका निकालिए फिर उसके बाद देखिए इसी तरीके से हमने 56 का भी निकाल लिया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 आया और 104 का भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, ये 3 टाइम था आपका। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए तीनों में कॉमन आपका 2 आ रहा है तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। इसमें भी पहली रो में आपका हो गया, दूसरी रो में आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख दीजिए फिर इंटू लिख दीजिए। फिर ये भी आपका 2 कॉमन चल रहा है, इसका भी 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका कॉमन नहीं चल रहा है, ये आपका 1 2 3 4 टाइम है और 1 2 3 4 टाइम में इनमें यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, ये आपका सेम नहीं चल रहा है। एंड ये जब 1 2 3 4 एंड 5 टाइम में आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी आपका कॉमन नहीं चल रहा है या ना तो, और दूसरी रो में तीसरे रो में आपका 3 या कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यानी कॉमन आपका यही 2 2 2 3 टाइम मिल रहा है। तो इसका इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 8। यानी आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे आप इक्वल लिख दीजिए, आपका इक्वल कितना हुआ 8 हो गया, आपका इक्वल 8 आ जाता है, यही आपका मान प्राप्त होता है, यही आपका आंसर है। अगला सवाल चलिए देखते हैं। प्रश्न 16वां आपका क्या कह रहा है, ए देखिए 5a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2, 5a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a इज इक्वल -2 हो। यानी आपका इस प्रश्न में a कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है। आपका ये जो a स्क्वायर है इसका मतलब अब -2 है। यहाँ a को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे मान लीजिए आपने कहा कि a का नाम राम हो गया, उसी तरीके से बात हो रही कि जहाँ राम का नाम a का नाम राम हो गया उसी तरीके से यहाँ पे -2 हो गया, आपने -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखना और यहाँ पे जब a मिल रहा है सिंगल तो इसको भी -2 लिखना। अगर होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ a है तो -a होगा, ये -2 आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, -2a की जगह पर। प्रश्न को सॉल्व करते हुए समझते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16वां है। देखिए हमने प्रश्न को सेम वैसे ही उतार लिया, 5a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2। अब हमने क्या किया कि इक्वल लिखा, 5 इंटू कर दिया और -2। अभी उसने कहा था कि a का क्या मान है, a का मान है -2 लिख दिए और इसका होल स्क्वायर था, सेम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया गया। देखिए होल स्क्वायर लिख दिया गया, फिर हमने यहाँ पे प्लस था, प्लस उतार लिया यहाँ पे और फिर 4 है, 4 लिख दिया, इंटू कर दिया और यहाँ पे a था, a को हमने -2 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए -2 था एंड -2 लिख दिया। अब हमारा प्रश्न के कथना अनुसार बदल चुका है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से रीड करते चलिए। 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 एंड -2। अब हम पहले इक्वल लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं एक साथ सॉल्व करके भी आपको लिख कर समझा सकती हूँ, लेकिन जब एक एक लाइन सॉल्व करती हूँ तो आपको समझने में और आसानी होती है।
इसलिए आपको मैं धीरे धीरे थोड़ा समझाती हूँ, जिससे आप एक ही बार में बात को समझ जाए। और जो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए 5 इंटू सेम एग्जिट उतार दिया गया, 2 2 जा 4, जब 2 का गुणा 2 बार किए तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर उसके बाद इस प्लस का और इस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस आ जाता है। फिर उसके बाद ये आपने चिन्हों का गुणा कर लिया, अब अंकों का करिए। 4 दूनी 8 हो गया, यानी प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8, और ये -2 आपका ऑलरेडी था तो -2 यहाँ पे आपने उतार दिया। अब फिर चलिए इक्वल लिखिए। देखिए आपने अंकों का किया, फिर चिन्हों का किया। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 5 गुणे 4 है तो 5 चौ 20। आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया। और फिर उसके बाद देखिए 8 दूनी सॉरी माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाता है, अंक जुड़ जाते हैं और चिन्ह में माइनस ही उतरता है। तो आपने 8 और 2 10 लिख दिया। ये दोनों माइनस माइनस आपके प्लस हो गए। अंकों को जोड़ने के लिए अंक जुड़ गए, लेकिन माइनस में जुड़े थे तो इसलिए आपका माइनस आ गया है। अब 20 में से 10 आपका यहाँ 10 हुआ, 20 में से 10 आपका घट गया, 10 आ गया। आप आंसर अब आपको पता चल गया, आपके आंसर आपको पता, इसका मान आपको 10 मिल गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका सॉल्व होता है। नंबर 17 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको एक वृत्त दिया गया है और इसी से रिलेटिव आपसे प्रश्न किए गए हैं। देखिए प्रश्न क्या है। नंबर 1, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। दूसरा है 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तीसरा आपका क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त का केंद्र बताइए। इस सवाल को हल करने के लिए आप लोगों को एक उचित सलाह देती हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठे हों, ज़्यादा सही होगा आपके लिए। क्योंकि आप अगर 1 या 2 पहला और दूसरा समझ लिए, 1 या 2 समझ लिए, तो आपको तीसरा और चौथा अपने आप ही हल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, त्रिज्या अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्र पर और रेखा देखेंगे जो परिधि पर टच हो रही हो। केंद्र पर, केंद्र क्या है, यहाँ पर है। आप कोई भी प्रकार यहीं पर रखें तभी तो गोला बनाएंगे। प्रकार जब यहीं पे रखेंगे तो यही आपका केंद्र हुआ और तभी आप गोला बनाएंगे। तो केंद्र आपका O हुआ, यानी केंद्र यही है। केंद्र पर और रेखा देखेंगे जो परिधि पर टच हो रही हो, परिधि पर किसी बिंदु और केंद्र को मिला रही हो, ऐसी रेखा देखेंगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगी। देखिए आप जब केंद्र यानी परिधि को मिला तो सबसे पहले तो आपको O और A मिलता है। O से A मिल रहा है, O A मिल गया। आप लिख लीजिए 3 त्रिज्याओं के नाम बताए ज़रा। नंबर 1 OA। फिर उसके बाद O से आपका कौन सा मिल रहा, O से आपका OC मिल रहा है। O और C लिख दीजिए और उसके बाद O और B लिख दीजिए। आपकी यही 3 त्रिज्याओं के नाम है, OA, OC और OB। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसे देखते। 3 जीवाओं के नाम लिखिए। अब जीवा जब आपको देखना है तो आपको देखना होगा कि वृत्त पर कोई बिंदु, जो 2 बिंदु किसी रेखा के द्वारा मिलाए जा रहे हों। जैसे ए बी कहाँ पर है आपका, देखिए A और B इसी रेखा के द्वारा मिलाए जा रहे हैं। बिंदु A बिंदु था और B बिंदु था, ये दोनों A B। तो पहला आपका जीवा हो गया, जीवा 2 बिंदु जो रेखाओं द्वारा मिला A B हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए क्या क्या मिल रहा है, B और C मिल रहा है। यहाँ से B और C को मिला, दूसरा आपका हो गया जीवा BC। और तीसरा आपका A, वो यहाँ पे केंद्र नहीं माना जाए, A और C यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है और यहाँ से यहाँ मिल रहा है, AB BC और AC। यही आपका जीवा हो गया। 3 जीवा हो गए। वृत्त के व्यास का नाम बताइए। देखिए व्यास के बारे में समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे जो A और C आपका जीवा, तीसरा जीवा था A और C। AC क्या है,
यह रेखा व्यास भी कहलाती। यही रेखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक होती है, यही रेखा शुरुआत से अंत तक आपका व्यास कहलाती है। क्यों? क्योंकि यह केंद्र से होकर जाती है। यह देखिए केंद्र आपका वो है, यहाँ से होकर जा रही है, इसलिए ये जीवा कहलाएगी। और यह त्रिज्या की दुगनी होती है, यह सबसे बड़ी जीवा है। यह सबसे बड़ी त्रिज्या के दुगनी, अगर आपका जीवा के बारे में लिखना है तो आप लिखें कि यह त्रिज्या की दुगनी होती है। यह केंद्र से होकर जाती है। देखिए ओ से होकर जा रही है तभी यहाँ तक पहुँच रही है, जबकि ये देखिए ये आपका केंद्र से होकर नहीं जा रही है, यहाँ से ही क्रॉस हो गई। देखिए ए सी, यानी आपको वृत्त के व्यास का नाम बताना है, तो आपका वृत्त का व्यास क्या हो गया? ए सी हो गया। आप इसी का नाम लिखिए, तीसरे में ए और सी। वृत्त का केंद्र आप लोग बताइए, आपका केंद्र अब तक आपका क्लियर हो गया। ओ आपका केंद्र है। एक बार आप इसका हल भी देख लीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए थोड़ा लिख कर लाई हूँ। उत्तर संख्या 17वां है आपका। देखिए 3 जीवा के नाम है, 3 त्रिज्याएं के नाम ओ ए, ओ सी तथा ओ बी। 3 जीवा के नाम ए बी, बी सी और ए सी। वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त के व्यास आपका यही था, ए सी हो गया। और केंद्र आपका पता ही था, केंद्र आपका पता ही है, केंद्र आपका ओ है। अब प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं। चलिए, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए आपकी एक बहन है और आप हैं, एक की नाम सलमा और आपका रेशमा है, 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन रेशमा, यानी बड़ी बहन छोटी बहन से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब आप इस प्रश्न को अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके समझेंगे तो आपको और आसानी होगी। लेकिन साथ ही साथ लिखने का भी तरीका होना चाहिए, नहीं कि आपने उसे ऐड कर लिया और फिर उत्तर लिख दिया। आपको लिखने का भी, न्यूमेरिकल लिखने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि ये लघु की प्रश्न है और आपको इसमें कम से कम 2-3 लाइन में सॉल्व करके न्यूमेरिकल अपना स्पष्ट करना होगा शब्दों के द्वारा। तो चलिए हल करते हुए सीखते हैं कैसे होगा। और प्रश्न को याद रखिए, प्रश्न को रिलेट करते रहिए। 10 वर्ष बड़ी है बड़ी बहन और 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा, यानी रेशमा आयु 2 गुनी थी। उत्तर 18वां का देखिए आप लोग। हल है, माना रेशमा की आयु x मान लीजिए, क्योंकि रेशमा की आयु हमें पता करनी है बड़ी छोटी करके। फिर उसके बाद आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को ध्यान में रखिए। आयु x कर दिए, तब सलमा की आयु क्या हुआ? x + 10। प्रश्न को आप अपने सामने लिखने के बाद आप ज़रूर रखिए, जिससे आपको हल करने में, समझने में दिक्कत ना हो। आपने प्रश्न में क्या कहा था कि अभी सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी थी, तो x प्लस सलमा क्या है, x + 10 हो गया। अब वो 4 वर्ष पहले दुगुनी आयु की दुगनी थी, तो दुगनी के लिए हमने 2 लिखा, x को x लिख दिया और 4 वर्ष पहले लिख दिया, -x ब्रैकेट इक्वल x + 6। x + 6 आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपका x उतर गया, 8 हो गया, माइनस हो गया और 2x हो गया। चलिए 2x थे, x हो गया -8। फिर उसके बाद आपने क्या किया, सेम ही प्रश्न उतार दिया। अब x आपको क्या मिला, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। अब सलमा की आयु देखिए ध्यान से, सलमा की आयु बराबर 14 + 10, यानी आपको 14 मिला था। सलमा की आयु 14 + 10, यानी बड़ी बहन की आयु 24 वर्ष हो गई। आपको सलमा की आयु पता करनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु इनकी 24 वर्ष हो गई बड़ी बहन की। और रेशमा की वर्तमान आयु देखिए, जो छोटी बहन थी रेशमा की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो गई। देखिए 14 वर्ष आपका।
और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। वर्तमान आयु सलमा की 24 वर्ष और रेशमा की वर्तमान आयु 14 वर्ष। इसे आप अपने रिलेट करके जब आसपास की चीज़ों से समझेंगे तो आपको और आसानी होगी। साथ में प्रश्न को सॉल्व करते समय ध्यान रखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप बगल में लिख के भी प्रश्न को रख सकते हैं। इसी के साथ आपका 2019 का प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र चतुर्थ प्रश्न पत्र है, सॉल्व होता है। यहाँ तक के साथ के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आप लोग कमेंट अच्छे से कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। इससे मेरी और आप लोगों से कंटिन्यू जुड़ी रहेगी बातचीत। थैंक यू यहाँ तक के साथ के लिए।